हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने साइंस में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट है अब 6 नंबर चैप्टर। मतलब जो अपने पहले बुक में था ये चैप्टर नंबर 7 था, और अब जो नई बुक है उसमें 2023-24 के अनुसार ये चैप्टर नंबर 6 है। नेम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखते हैं नियंत्रण किसे कहते हैं। तो क्या होता है, पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया नियंत्रण कहलाती है। इसके बाद में समन्वय देखते हैं क्या होता है। देखो, उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी भी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना समन्वय कहलाता है। इसके बाद में देखते हैं उद्दीपक क्या होता है। देखो, वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं उद्दीपक कहलाते हैं। उद्दीपक के प्रति जीवों की अनुक्रिया प्राय उनके शरीर अंग की किसी गति के रूप में होती है। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका ऊतक, किसमें तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है तथा तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन के बने होते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसके बाद में है तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिकाएं अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी लगभग 1.5 मीटर से 4 मीटर तक लंबी होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। इसके बाद में देखते हैं इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं 3 भाग। पहला है कोशिका काई, इसको बोलते हैं साइटोन भी बोलते हैं। दूसरा है डेड्रोन और थर्ड है एक्सोन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में ग्राही क्या होते हैं। देखो, ग्राही एक कोशिका मतलब अथवा कोशिकाओं का समूह है जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन अथवा पर्यावरण में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राही के प्रकार। पहला है प्रकाश ग्राही, प्रकाश के प्रति संवेदनशील आंख में। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माग्राही, ऊष्माग्राही में है ऊष्मा तथा ताप के प्रति संवेदनशील त्वचा में। ध्वनिग्राही है ध्वनि के प्रति संवेदनशील कर्ण में। फिर है घ्राणग्राही, यह गंध के प्रति संवेदनशील नाक में। नेक्स्ट है स्वादग्राही, स्वाद के प्रति संवेदनशील जीवा में। इसके बाद में नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका के भाग। कौन कौन से हैं तंत्रिका कोशिका के भाग। देखो, द्रुमिका और इसको बोलते हैं डेंड्राइट, जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है। नेक्स्ट है कोशिका काई, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। नेक्स्ट है एक्सोन, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे आगे संचारित हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट है दो तंत्रिकाओं के बीच जहां वे आपस में जुड़ती हैं सदैव बहुत ही छोटा रिक्त स्थान होता है जिसे अंतर्ग्रथन या स्नैप्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें स्नैप्स कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं तंत्रिका कोशिका। सॉरी, देखते हैं तंत्रिका कोशिका क्या होती है। देखो, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन कहते हैं। इसके बाद है तंत्रिका कोशिका के प्रकार। फर्स्ट है संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में मस्तिष्क की ओर ले जाती है। अब देखते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका, यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाती है। और थर्ड है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, इसको देखते हैं, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाती है। अब देखते हैं तंत्रिका कोशिका के कार्य।
क्या क्या है इनके कार्य? देखो, तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती हैं। ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेग के रूप में द्रुत मतलब तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, जिससे क्रियाएं तुरंत संपन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में तंत्रिका आवेग। तंत्रिका आवेग देखो, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेग कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं युग्मानुबंधन। वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन के एक्सोन की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटों के बीच बनता है, युग्मानुबंधन कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होती है? तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है, और यह वह क्रिया है जिसे हम यंत्रवत करते हैं। गर्म प्लेट छू जाने पर हमारे हाथ का दूर हटना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं टहलना। टहलना, वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। अतः टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं, देखो, इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होना चाहिए जहां आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलते हैं। संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्तों में एक बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं मानव मस्तिष्क। इनका डायग्राम एनसीईआरटी बुक में से बना लेना, बाकी इसमें ओनली नोट्स है, ठीक है। देखते हैं मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह अत्यधिक कोमल होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से त्रिस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। अब देखते हैं मस्तिष्क के भाग कौन कौन से हैं। मस्तिष्क के भाग देखो, पहला है अग्र मस्तिष्क। इसके अंतर्गत ग्रहण पिंड प्रमस्तिष्क तथा डाइंसफ्लोन आते हैं। ग्रहण पिंड गंध ज्ञान के, प्रमस्तिष्क स्मृति मतलब याददाश्त, सोचने विचारने तर्क शक्ति आदि के, तथा डाइनिसिफेलोन भूख प्यास नींद ताप नियंत्रण उपापचय आदि के केंद्रक होते हैं। इसके बाद में है मध्य मस्तिष्क। देखो मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है। यह दृष्टि ज्ञान कराता है। अब देखते हैं थर्ड है पश्च मस्तिष्क। इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क पोन्स तथा मस्तिष्क पश्च आता है। नेक्स्ट देखते हैं पोन्स क्या होते हैं। देखो, अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पुच्छ के ऊपर स्थित होता है। यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं इसके बाद में अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है अनुमस्तिष्क। देखो, प्रमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। ये अनुमस्तिष्क के कार्य हैं। अब देखते हैं मस्तिष्क पुच्छ क्या होता है। मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग है। ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरुरज्जु। क्या होता है मेरुरज्जु? देखो, मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर
रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है, यही मेरुरज्जु कहलाता है। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं की बनी होती है। इसके मध्य में एक तंत्रिका नाल होती है। अब देखते हैं ये ऊतक कैसे रक्षित होते हैं। देखो, मस्तिष्क एक कोमल अंग है, इसको सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मस्तिष्क अस्थियों के बने बॉक्स में उपस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रगात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य में नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। अब देखते हैं तंत्रिका ऊतक कार्य कैसे करता है। तंत्रिका कोशिकाओं की द्रुमिका सिरे ग्राही अंगों से सुचारू ग्रहण करके सूचनाएं ग्रहण करके इन्हें मेरुरज्जु में पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये सूचनाएं संसाधित होती है। इसके पश्चात इनका स्थानांतरण आवेग के रूप में कार्यकारी पेशियों को कर दिया जाता है, जिससे वांछित क्रिया संपन्न होती है। अब देखते हैं पादपों में समन्वय। देखो, पादपों में समन्वय, वृद्धि गति तथा स्फीति गति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है, तो देखो वृद्धि और यहाँ देखते हैं स्फीति गति क्या होती है। वृद्धि पहले देखते हैं, यह एक दिशा से हो रहे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है। ये कोशिकाओं की असमान वृद्धि के कारण होती है। वृद्धि गति अनुत्क्रमणीय होती है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ये स्फीति क्या होता है। स्फीति गति, देखो इसमें उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता है। स्फीति गति कोशिकाओं की स्फीति गति में परिवर्तन आने के कारण होती है। यह एक उत्क्रमणीय गति है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में अनुवर्तनी गति तथा अनुचलन गति में अंतर। क्या क्या है इनके अंदर अंतर, देखते हैं। अनुवर्तनी गति क्या होती है, इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है, यह स्थिर पौधों द्वारा प्रदर्शित वक्रता गति होती है। देखो ये नेक्स्ट थर्ड है, उद्दीपन के आधार पर अनुवर्तनी गति अनेक प्रकार की होती है। अनेक प्रकार की होती है। इसमें क्या क्या है, जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और ये है रसायनानुवर्तन। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अनुचलन गति क्या होती है। देखते हैं अनुचलन गति। देखो, इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। इसमें संपूर्ण पादप या उसके किसी भाग में स्थान परिवर्तन होता है, अतः यह अनुचलन गति है। देखते हैं उद्दीपन के आधार पर अनुचलन गति भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाशानुचलन तथा अनुचलन आदि। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर क्या क्या है। इसमें अंतर देखते हैं। पहला है प्रकाशानुवर्तन, पौधे के भाग जैसे तना, पत्ती आदि का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पादपों में प्रकाशानुवर्तन ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट है इसकी में आगे देखो गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है। देखो, पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। उदाहरण है, तने ऊपर की ओर तथा जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती है। आप देखते हैं जलानुवर्तन क्या होता है। नमी के कारण होने वाली पादप गति को जलानुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों ब्रायोफाइट्स के मूलाभास कवकों की हाइफा आदि में देखने को मिलती है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अमीबा जल की ओर बढ़ता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो है रसायनुवर्तन। ठीक है, देखो पराग नलिका
का बीजांड की ओर वृद्धि करना। अब देखते हैं पादप हार्मोन्स। पौधों में उत्पन्न विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अन्य क्रियाओं का नियमन करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पादप हार्मोन्स के प्रकार क्या क्या हैं। इनके प्रकार देखते हैं। पहला है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एब्सिक्सिक अम्ल, और एक है नेक्स्ट है इथाइलिन। अब इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। इसमें पहला है ऑक्सिन्स। देखो ऑक्सिन्स है पहला, ये क्या होता है? कोशिकाओं में विवर्धन करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना, फलों व पत्तियों को असमय गिरने से रोकना, कायिक प्रजनन में सहायता करना, खरपतवार नियंत्रण आदि कार्य करते हैं। अब देखते हैं जिब्रेलिन्स क्या काम आते हैं। तनों की लंबाई में वृद्धि करना, बीजों के अंकुरण को बढ़ाना, पुष्पों के खिलने में सहायता करना, कुछ पौधों में अनिषेक फलन उत्पन्न करना आदि कार्य हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है साइटोकाइनिन्स। देखो साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जीर्णता को नष्ट करता है, तो ये है पुष्टावस्था को नष्ट करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एब्सिसिक अम्ल क्या है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, प्रोटीन्स के संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है, सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करता है एवं आदि कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट है इथाइलिन। इसके क्या क्या कार्य हैं देखो। इथाइलिन के कार्य तो देखो, फलों के पकने में सहायक होता है, तनों के फूलने में सहायक होता है, मादा पुष्पों की संरचना बढ़ाता है एवं आदि कार्य होते हैं इसके। अब देखते हैं हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर क्या क्या होते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम में तो पहले देखते हैं हार्मोन्स। देखो ये कार्बनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। इनका वहन रुधिर द्वारा होता है। ये उपापचयी क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरॉयड या पॉलीपेप्टाइड होते हैं। नेक्स्ट है, अब देखते हैं एंजाइम। देखो एंजाइम यह भी कार्बनिक पदार्थ है जो वृद्धि स्रावी ग्रंथियों के पाचक रस में पाए जाते हैं। इनका वहन नलिकाओं द्वारा होता है। ये उपापचयी क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या क्या है। पहला देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो देखो यह नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। इनके स्राव को रुधिर द्वारा गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। यह विशेष अंगों की उचित वृद्धि कार्यों के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है इसके बाद में बहिःस्रावी ग्रंथियां। ये क्या क्या होती हैं देखो, ये नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। इनका स्राव नलिकाओं द्वारा शरीर के भीतर तक पहुंचता है। नेक्स्ट है ये भोजन एवं बाह्य पदार्थों पर कार्य करने में निपुण होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उसमें स्रावित हार्मोन। उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं देखते हैं। पीयूष ग्रंथि यह मस्तिष्क में स्थित होती है और यह मटर के दाने के बराबर बड़ी होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसमें इसे निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं। अब देखते हैं पहला कौन सा है। पहला है वृद्धि हार्मोन। इसे जीएच कहते हैं। यह अस्थियों तथा ऊतकों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब नेक्स्ट बी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इसे एडीएच कहते हैं। यह वृक्क द्वारा जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है, नियमित करता है। नेक्स्ट है एसी एफएच। यह कार्टिसोन निर्माण के लिए अधिवृक्क कार्टेक्स को उत्तेजित करता है। अब जो नेक्स्ट है एफएसएच, मतलब डी नंबर पर है एफएसएच। यह एस्ट्रोजन स्रावण के लिए अंडाशय को उत्तेजित करता है।
नेक्स्ट है ये थायरोक्सिन के स्रावन के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पर है थायराइड। यह गले में स्थित होती है। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन उपापचय तथा वृद्धि की दर को नियमित करता है। इसकी कमी से गलगंड रोग हो जाता है। अधिकता से भीमकायता रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में अग्नाशय। देखो अग्नाशय, इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। फोर्थ नंबर पर है अधिवृक्क ग्रंथि। इसमें कार्टिकोन्स का स्रावन होता है। कार्टिसोन प्रोटीन को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पर अंडाशय। यह एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है। यह हार्मोन मादा लक्षणों का विकास करता है। अब नेक्स्ट है वृषण। यह टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। यह हार्मोन नर लक्षणों का विकास करता है।